तो पिछले वीडियो में हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे थे और उनमें हमने मोल टू मोल प्रॉब्लम हमने देख लिया था और एक आधा न्यूमेरिकल हमने शायद मोल टू मास या फिर मास टू मास प्रॉब्लम में भी हमने किया था। तो उसी कैटेगरी का ये भी एक प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इनफ H2 टू रिड्यूस कंप्लीटली 17 ग्राम ऑफ CuO टू Cu। और ये इक्वेशन दिया हुआ है कि जिंक जो है, जिंक से हमें H2 मिल रहा है, Zn जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 और H2 बना रहा है। तो ये ऐसे जो एग्जांपल्स है वो काफी टेक्स्ट में मिल जाएंगे, काफी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में दिया क्या है, इस प्रॉब्लम में दिया है कि जिंक निकालना है, हमें जिंक का वेट निकालना है। कितना निकालना है कि उतना जिंक जितना कि H2 प्रोड्यूस कर सके। अब कितना H2 प्रोड्यूस कर सके वो, यानी कि H2 की क्वांटिटी कितनी मिले, उतना H2 जितना कि वो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर सके। यानी कि उतना H2 निकालना है हमें जितना कि 17 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर दे। तो इतना H2 हमें मिल जाएगा और उतने ही H2 जितना H2 हमें वहां से मिलेगा उतनी ही H2 की क्वांटिटी हम जिंक से निकाल लेंगे, उतनी H2 के कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो जिंक की है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि H2 का जो वेट है, H2 का वेट है कितना H2 लग रहा है CuO को Cu में कन्वर्ट करने के लिए, कितना H2 लग रहा है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन है CuO प्लस H2 यस Cu प्लस H2। तो बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दोनों ही इक्वेशंस दिए हुए हैं कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन जो है कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ये वाला एक इक्वेशन दिया है और ये ऊपर वाला भी इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन दिए हुए हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चन से भी अंडरस्टूड है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है H2 के मदद से। तो ये इक्वेशन जो है दूसरी आ जाएगी। तो यहाँ से हमें निकालना है कि कितना H2 लगेगा इस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में चेंज करने के लिए। तो पहले देखते हैं हम कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो Cu एक है, ऑक्सीजन एक है और H2 भी एक है। तो इसका मतलब इक्वेशन जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस है। अगला स्टेप है कि मोल्स हमें निकालना है। तो मोल्स में क्या होगा कि एक मोल CuO एक मोल H2 के साथ कंबाइन होके एक मोल Cu और एक मोल वाटर बना रहा है। यही है, क्योंकि इनका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जीरो ही है। तो मतलब जीरो तो नहीं कह सकते उसको, हम एक मोल ही कहेंगे। तो एक मोल है सारे के सारे। अब हमें ये देखना है कि किसका डेटा दिया हुआ है और किसका डेटा हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 17 ग्राम ऑफ CuO दिया हुआ क्या है 17 ग्राम। तो CuO दिया हुआ है और निकालना क्या है, ऑब्वियसली H2 निकालना है, क्योंकि H2 ही रिड्यूस कर रहा है और उसी को फर्दर यूज करना है Zn निकालने के लिए। तो ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों की फिर हमें कोई जरूरत नहीं है। अब बात क्या आ जाती है कि एक मोल CuO एक मोल H2 के साथ कंबाइन कर रहा है। अब एक मोल CuO मतलब कितना ग्राम, यानी कि उसका मोलर मास। तो CuO का मोलर मास क्या होगा, Cu का होगा 63.5 और ऑक्सीजन का होगा 16 विच इज इक्वल्स टू 63.5 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 79.5। 79.5 CuO का आ गया और एक मोल H2 की वैल्यू आ जाती है 2 ग्राम। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक मोल H2 और एक मोल CuO या फिर 79.5 ग्राम CuO और 2 ग्राम H2 ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। अब बात क्या आ गई कि 79.5 ग्राम CuO कंबाइन कर रहा है 2 ग्राम H2 के साथ, यही है एज पर इक्वेशन। तो हमें यही पता लगा। तो 1 ग्राम CuO कितने ग्राम H2 के साथ कंबाइन करेगा, 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड कंबाइन करेगा 2 डिवाइडेड बाय 79.5 ग्राम H2 के साथ, यही होगा। 79.5 को यहाँ से उठा के हमने डिनोमिनेटर में रख दिया ताकि यहाँ पर हमें 1 मिल जाए। तो 1 ग्राम की वैल्यू आ गई। अब हमें कितने ग्राम की निकालनी है, 79 ग्राम की। तो 17 ग्राम्स की निकालनी है, 17 ग्राम CuO की निकालनी है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 79.5 मल्टीप्लाइड बाय 17 ग्राम ऑफ H2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार।
तो H2 की क्वांटिटी जो है वो हमें मिल गई 0.428 ग्राम्स। H2 जो है वो इतना ग्राम हमें चाहिए CuO को Cu में रिड्यूस करने के लिए, ये हमें मिल गया। अगली चीज हमें निकालनी है जिंक कितना चाहिए H2 को, उतना ही H2 बनाने के लिए जितना कि H2 हमें जरूरत थी CuO को Cu में कन्वर्ट करने के लिए। तो जिंक की क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो वो निकलेगी इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है। Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 और H2 बना रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लें कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अगला स्टेप ये होगा बैलेंस है कि नहीं, ये चेक करने के बाद अगला स्टेप होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम देख लें कि कितना मोल्स कौन से रिएक्टेंट का, कितने मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स कितने मोल्स में हमें मिल रहा है। तो अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 मोल Zn 1 मोल H2SO4 के साथ कंबाइन होकर 1 मोल ZnSO4 और 1 मोल H2 बना रहा है, यही बना रहा है। अब अगला स्टेप आ जाता है कि हमें ये देखना है कि किसका डेटा दिया हुआ है और किसका डेटा निकालना है, यानी कि किसका वेट या मोल्स दिया हुआ है और किसका हमें निकालना है। तो दिया जो है वो H2 का दिया है, क्योंकि H2 के मदद से ही तो हम निकालेंगे। ZnSO4 और H2SO4 का तो कोई जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो बचा है H2 का हमने क्वांटिटी यहाँ पर निकाल लिया है, यानी कि इस जो सेकंड पार्ट है, यानी कि इस पार्ट के लिए ये जो डेटा है ये गिवन है हमारे पास। अगला आ जाता है Zn की क्वांटिटी हमें जो है वो निकालनी है। अब बात ये आ जाती है कि 1 मोल Zn जो है वो 1 मोल H2 के साथ कंबाइन कर रहा है, इन दोनों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 1 मोल Zn जो है वो 1 मोल H2 बना रहा है, कंबाइन नहीं कर रहा। 1 मोल Zn जो है वो 1 मोल H2 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65 ग्राम Zn जो है वो 2 ग्राम H2 बना रहा है, यही होगा, क्योंकि 1 मोल के अंदर 65 ग्राम ही आता है जिंक में, और 1 मोल H2 के अंदर 2 ग्राम ही H2 आता है। तो 65 ग्राम जिंक जो है वो 2 ग्राम H2 बना रहा है। तो इसको हम रिवर्स भी बोल सकते हैं कि 2 ग्राम H2 बनाने के लिए 65 ग्राम जिंक की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ग्राम H2 बनाने के लिए 65 ग्राम ऑफ जिंक की हमें जरूरत है, यही है। तो 1 ग्राम H2 के लिए कितनी जिंक की जरूरत पड़ेगी? 1 ग्राम H2 के लिए जरूरत पड़ेगी 65 डिवाइड बाय 2 ग्राम्स ऑफ जिंक, इतना ही पड़ेगा। लेकिन हमें निकालने कितने ग्राम, यानी कि बनाना कितना ग्राम H2 है? हमें बनाना है 0.428 ग्राम बनाना है, तो उसके लिए कितना जिंक लगेगा? 0.428 ग्राम H2 बनाना है, तो उसके लिए जिंक कितना लगेगा? 65 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.428 ग्राम्स ऑफ जिंक। तो इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू है 13.91 ग्राम्स, 13.91 ग्राम्स, यानी कि जिंक जो है 13.91 ग्राम चाहिए हमें उतना H2 बनाने के लिए, 0.428 ग्राम H2 बनाने के लिए, और इतना ही H2 जो है वो हमें चाहिए कॉपर ऑक्साइड को, 17 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस करने के लिए। तो अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इफ 64 ग्राम ऑफ NaBH4 रिएक्ट्स विद आयोडीन टू प्रोड्यूस 15 ग्राम ऑफ Bi3। तो इस प्रोसेस का जो केमिकल इक्वेशन है वो भी दिया हुआ है। NaBH4 4I2 के साथ कंबाइन होकर Bi3 प्लस Na प्लस 4Hi जो है वो बना रहा है, और एटॉमिक मासेस भी दिए हुए हैं सोडियम, बोरोन और आयोडीन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में आ जाती है कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? तो परसेंटेज यील्ड का मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि वो होता क्या। परसेंटेज यील्ड, इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। अब यील्ड का मतलब तो पता ही होगा, यील्ड का मतलब क्वांटिटी होता है प्रोडक्ट का, कि कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है वो मिली है। तो दो चीज यहाँ पर आ गई, एक एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक थियोरेटिकल यील्ड है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान कितना प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आई, तो वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और थियोरेटिकल यील्ड जो है वो हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की मदद से
एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को हम रखेंगे और उसको कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि अगर इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमने लिया है तो उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो वो होगा थियोरेटिकल यील्ड। यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो यील्ड मिल रही है या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी जो क्वांटिटी आ रही है वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की मदद से जो रिजल्ट आ रहा है हमारा प्रोडक्ट का, वो होता है थियोरेटिकल यील्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 64 ग्राम्स NaBH4 64 ग्राम्स NaBH4 रिएक्ट करके हमें 15 ग्राम ऑफ Bi3 दे रहा है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमें दे दिया है Bi3 का कि 64 ग्राम हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया और Bi3 जो है वो 15 ग्राम हमें मिल रहा है एक्सपेरिमेंट में। लेकिन तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल यील्ड लिख देते हैं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो आ गई वो आई है 15 ग्राम Bi3 की। 15 ग्राम हमें एक्सपेरिमेंटल यील्ड पहले ही हमें मिल गई। अब थियोरेटिकल यील्ड हम कैसे निकालें? थियोरेटिकल यील्ड निकालने के लिए जो है 64 ग्राम्स हमने एक्सपेरिमेंट में लिया था, 64 ग्राम्स हमने NaBH4 को एक्सपेरिमेंट में लिया था, तो उतना ही क्वांटिटी जो है उतना ही क्वांटिटी हमें थियोरेटिकल यील्ड के जो कैलकुलेशंस होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस उसमें भी 64 ग्राम्स ही लेना है और वहां से पता लगाना है कि प्रोडक्ट जो Bi3 है वो हमें कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं NaBH4 plus 4I2 gives Bi3 plus NaI plus 4HI। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि यही इक्वेशन है और इसी पे जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है। तो ये इक्वेशन है, इस पे हमें देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं। तो Na 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, तो ये बैलेंस हो चुका है। बोरॉन यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है, तो वो भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, वहां पर 4 हाइड्रोजन है, वो भी ठीक है। और आयोडीन 8 आयोडीन है, यहाँ पर 3 3 1 4 और 4 8 आयोडीन। तो ये इक्वेशन जो है वो पहले ही बैलेंस है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स पता करने की, कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक NaBH4 का 1 मोल जो है वो I2 के 4 मोल के साथ रिएक्ट करके Bi3 1 मोल दे रहा है, NaI 1 मोल दे रहा है और HI 4 मोल दे रहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमें यहाँ पर पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा रिएक्टेंट कितने के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे कि हमें ये पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट या फिर कौन सी चीज हमें चाहिए और कौन सा चीज दिया हुआ है। कौन सी चीज चाहिए और कौन सा चीज दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं? थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। थियोरेटिकल यील्ड यानी कि प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? Bi3 जो है वो प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमें चाहिए, ये हमें इसकी क्वांटिटी हमें चाहिए। और किसकी दी हुई है? NaBH4 की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने जितना यूज किया है वही हम थियोरेटिकल यील्ड निकालने के लिए भी हम उतना यूज करेंगे। तो NaBH4 की क्वांटिटी हमें दी हुई है, तो बाकी की जितनी भी है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 1 मोल NaBH4 से हमें 1 मोल Bi3 मिल रहा है, 1 मोल NaBH4 से 1 मोल Bi3 मिल रहा है। तो यानी कि 1 मोल NaBH4 का मास कितना होगा? तो Na का होता है 23 प्लस बोरॉन का दिया है 10.8 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 37.8 ग्राम। तो 1 मोल NaBH4 की वैल्यू आ गई 37.8 ग्राम। अब Bi3 का 1 मोल कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है। तो 1 मोल Bi3 का जो वेट है वो कितना होगा? बोरॉन का दिया है 10.8 प्लस 3 आई है, आयोडीन जो है वो 3 है और एक आयोडीन का मास है वो 127 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 127, तो ये वैल्यू आएगी 381 प्लस 10.8, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी 391.8 ग्राम्स। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 1 मोल NaBH4 से हमें 1 मोल Bi3 मिल रहा है, या फिर 37.8 ग्राम से हमें 391.8 ग्राम Bi3 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि 37.8 ग्राम क्या है? NaBH4 इससे हमें 391.8 ग्राम मिल रहा है Bi3।
तो 37.8 ग्राम से 391.8 ग्राम BI3 मिल रहा है। तो 1 ग्राम का कितना होगा, तो इसके लिए मैं जरा स्पेस यहाँ पर बना दूं, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी। तो 37.8 ग्राम NaBH4 से 391.8 ग्राम BI3 हमें मिल रहा है। तो 1 ग्राम NaBH4 से 1 ग्राम NaBH4 से कितना मिलेगा BI3, 391.8 डिवाइडेड बाय 37.8 ग्राम BI3। तो 1 ग्राम से हमें इतना BI3 मिल जाएगा, 1 ग्राम NaBH4 से इतना BI3 हमें मिल जाएगा। तो हमें निकालना कितना है कि एक्सपेरिमेंट में हमने लिया था 64 ग्राम्स NaBH4 एक्सपेरिमेंट में लिया, तो थियोरेटिकल में भी हमें वही डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू आएगी इसकी 64 ग्राम्स NaBH4 से 391.8 डिवाइडेड बाय 37.8 मल्टीप्लाइड बाय 64 ग्राम्स। तो ये जो वैल्यू आएगी इतना हमें BI3 मिल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट हम इसको अगर करें तो कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 663.3 ग्राम्स, 663.3 ग्राम्स हमें थियोरेटिकल मिल रहा है यहाँ। यानी कि यहाँ से हमें ये पता लगा कि थियोरेटिकली अगर हम 64 ग्राम NaBH4 लें तो उससे हमें BI3 663.3 ग्राम्स थियोरेटिकल मिलनी चाहिए। यानी कि ये जो है थियोरेटिकल यील्ड आ गई। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो क्वेश्चन में ही दे दिया था कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान 15 ग्राम ही बन रहा है। तो इसको हम परसेंटेज यील्ड में पुट करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। परसेंटेज यील्ड में एक चीज मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 भी यहाँ पर होगा। तो आगे अगर हम परसेंटेज यील्ड में इसको डालें, इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो 15 ग्राम्स है, 15 ग्राम डिवाइडेड बाय जो थियोरेटिकल यील्ड है वो यहाँ से हमने निकाला 663.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको। इसकी वैल्यू आएगी 2.26%। इसकी वैल्यू आएगी 2.26% और यही होगा परसेंटेज यील्ड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्यूम कन्वर्जन या फिर वॉल्यूम मास कन्वर्जन, जो कि टाइप 4 और टाइप 5 के प्रॉब्लम्स हैं। और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल जो है लिखा है मैंने यहाँ पे कि व्हाट मास ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.3 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। यानी कि 0.3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन का मास कितना हमें चाहिए, और कंडीशन दिया है NTP का, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का। तो ये जो प्रॉब्लम है, पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है। तो 0.3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि एक का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। और पूछा गया है कि कितना मास चाहिए कार्बन का। तो ये मास वॉल्यूम कन्वर्जन है या वॉल्यूम मास कन्वर्जन है। तो अगर इसको हम शुरू करें तो इसका जो सबसे पहले हमें इक्वेशन चाहिए होती है। और अगर कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन से। तो जो इक्वेशन है वो होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक, तो अब हमें ये देखना है अगली चीज कि कौन सी चीज दी हुई है और कौन सी हमें निकालनी है। तो दी हुई है CO2 जो कि 0.3 लीटर दिया हुआ है, 0.3 लीटर हमें बनाना है। और निकालना क्या है, कार्बन का मास। तो ये और ये दिया हुआ है, O2 की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपने कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन दिया हुआ है NTP का, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको हम NTP कहते हैं। तो NTP का कंडीशन क्या होता है कि NTP पे 1 मोल गैस की वॉल्यूम जो हो जाती है वो होती है 22.4 लीटर्स। तो अगर CO2 कोई गैस है और NTP का कंडीशन है तो 1 मोल CO2 जो है वो हो जाएगा 22.4 लीटर्स के बराबर। या फिर मैं इसको अगर रिवर्स करके लिख दूं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, तो 22.4 लीटर्स CO2 ये हो जाएगा 1 मोल के बराबर। 22.4 लीटर्स 1 मोल के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें दिया कितना है, 0.3 लीटर, 0.3 लीटर्स। तो
0.3 लीटर्स CO2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मोल्स में, वो आ जाएगी 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मोल्स। तो इतना मोल जो है वो CO2 का हमें मिल गया। यहाँ से पता लग गया कि 0.3 लीटर में इतने मोल्स CO2 जो है वहां पे। पर अब चीज ये तो हमें पता लगी कि यहाँ से मोल्स में हमने वैल्यू निकाल दी, जो लीटर्स है उसको मोल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है कार्बन का मास निकालना है। तो कार्बन के मास के लिए अगर हमें पहले एक का मोल पता लग गया तो हम दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग मोल्स ही निकाल लेते हैं। तो मोल्स अगर वहां से हम निकाल लेंगे कार्बन का, तो ऑटोमेटिकली वहां से मास भी निकल जाएगा। तो अगर इक्वेशन को देखें तो क्या पता लग रहा है, यहाँ से 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। या फिर इसको उल्टा मैं कह दूं तो ये होगा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 1 मोल कार्बन की जरूरत है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ CO2 बनाने के लिए 1 मोल कार्बन की जरूरत। तो 1 मोल CO2 बनाने के लिए हमें 1 मोल कार्बन की जरूरत है। तो अगर 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल कार्बन की जरूरत है, तो इतने मोल CO2 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि उतना ही मोल्स हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर 1 ही है। तो 1 ओवर, इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 0.3 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स। अगर CO2 हमें बनाना है तो उसके लिए भी इतना ही लगेगा, 1 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स ऑफ कार्बन, 22.4 मोल्स ऑफ कार्बन। तो इतने मोल्स हमें लगेंगे कार्बन के। तो अगर इतने मोल्स हमें कार्बन के लगेंगे तो कार्बन का मास कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मास ही हमें निकालना है। तो 1 मोल 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, मोलर मास अगर हम देखें तो इतने मोल्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, क्योंकि अगर हम इक्वेशन पे यहाँ पर ध्यान दें तो 1 मोल से ही 1 मोल बन रहा है। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स का मास कितना होगा, 12। अगर 1 मोल का मास इतना है तो इतने मोल का मास मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम्स। तो इतना मास जो है वो कार्बन का लगेगा 0.3 लीटर ऑफ CO2 बनाने के लिए। तो अगला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3.5 लीटर ऑफ H2 टू H2O एट NTP। तो NTP की कंडीशन यहाँ पे भी है, और साथ में ये दिया हुआ है कि 3.5 लीटर H2 के साथ कितना वॉल्यूम O2 का कंबाइन होगा, यानी कि H2 भी वॉल्यूम में दिया हुआ है, O2 भी वॉल्यूम में दिया है। तो ये वॉल्यूम टाइप प्रॉब्लम है, और बनाना क्या है यहाँ पर, H2O। सबसे पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, वो है 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये इक्वेशन है और ये बैलेंस्ड भी है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 2 मोल्स H2 1 मोल O2 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल H2 बनाना है। अब हमें दिया हुआ है कि 3.5 लीटर H2, तो 3.5 लीटर H2 की क्वांटिटी हमें पहले से दी हुई है, और निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है O2 की। तो H2O की H2 का जो मोल्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों से काम करना है और इन्हीं दोनों से हमारा काम जो है वो हो जाएगा। तो अगर 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 है, कंडीशन NTP का दिया हुआ है, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल कितने के बराबर होगा, 2 मोल होगा 2 इंटू 22.4 लीटर, ये हो गया H2। और NTP का ही कंडीशन है, 1 मोल है तो O2 कितना होगा 22.4 लीटर, ये हो गया O2। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसको मैं ये भी कह सकता हूं कि इतना मोल H2 जो है वो इतने मोल O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 22.4 लीटर, मोल कह दिया था मैंने, लीटर H2 जो है वो 22.4 लीटर O2 के साथ कंबाइन हो रहा है। तो अगर इतना लीटर H2 इतने लीटर O2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 1 लीटर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 लीटर 1 लीटर ऑफ H2, 1 लीटर ऑफ H2, ये कितने लीटर O2 के साथ कंबाइन होगा, तो वो होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.2 इंटू ठीक 2 इंटू 22.4। तो इतने लीटर H2 O2 के साथ ये कंबाइन होगा। तो यहां से पता लग गया हमें कि ये आधे लीटर O2 के साथ कंबाइन होगा।
1 लीटर H2 जो है वो आधे लीटर O2 के साथ कंबाइन होगा। अब 1 लीटर की वैल्यू तो पता लग गई, 1 लीटर H2 जो है आधे लीटर O2 के साथ कंबाइन होगा। लेकिन 3.5 लीटर के लिए कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.5 लीटर H2 जो हो जाएगा वो आएगा बराबर हाफ इंटू 3.5 लीटर विच इज इक्वल्स टू 1.75 लीटर O2 के बराबर आ जाए। कि what volume of O2 is required to complete the combustion of 0.2 liter acetylene and what would be the mass of CO2 formed at NTP। इक्वेशन दिया हुआ है 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O। तो एसिटाइलिन का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 लीटर, और पहले पार्ट में, क्योंकि ये 2 पार्ट में न्यूमेरिकल है, पहले पार्ट में हमें बताना है कि O2 कितना लगेगा, और दूसरे पार्ट में हमें ये बताना है कि CO2 जो बना है उसका मास क्या होगा। तो पहले पार्ट को हम देखते हैं, उसमें ये पूछा गया है कि एसिटाइलिन के 0.2 लीटर को के कंबशन में O2 कितना लीटर हमें चाहिए, या O2 का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ से हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो 2 मोल एसिटाइलिन 5 मोल O2 के साथ कंबाइन होकर 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर हमें दे देगा। तो पहले पार्ट में इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों से काम करना है। तो 0.2 लीटर्स दिया हुआ है एसिटाइलिन, और हमें पता है कि कंडीशन भी दिया हुआ है साथ के साथ एनटीपी का। अब मैं हर प्रॉब्लम में एनटीपी का कंडीशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एनटीपी का ही एक कंडीशन है जिसका वैल्यू जो है 22.4 लीटर हमें पता होता है। अगर हम कंडीशन वेरी कर दें तो वैल्यू भी वेरी हो जाएगी, और ये जो है वो हम आगे चल के देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर या अलग अलग प्रेशर्स पे जो 1 मोल की वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो अभी के लिए हम एनटीपी पे ही फोकस करते हैं। तो एनटीपी का जो है कंडीशन दिया हुआ है, एनटीपी की कंडीशन हमें पता है 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। तो यहाँ 2 मोल है, तो 2 मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा C2H2। और ये कंबाइन हो रहा है 5 मोल से, तो 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 5 इंटू 22.4 लीटर, ये हो गया O2। ठीक, तो यहां से हमें क्या पता लगा कि इतना एसिटाइलिन की कंबशन के लिए इतना लीटर हमें O2 लग रहा है। तो 1 लीटर के लिए कितना लगेगा, 1 लीटर के लिए पता कर लेते हैं। 1 लीटर C2H2 के लिए ऑक्सीजन जो है वो कितना यूज होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर O2। यही होगा, क्योंकि एक अगर हमें 1 लीटर की वैल्यू निकालनी हो तो इसको अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ 1 लीटर ही रह जाएगा। तो 1 लीटर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 0.2 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 लीटर ऑफ O2। तो इतना 1 लीटर के लिए मिल गया। लेकिन हमें निकालना कितना है 0.2 लीटर्स के लिए, तो 0.2 लीटर्स के लिए कितना होगा, 0.2 लीटर C2H2। इसके लिए कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2 लीटर O2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0.1 रह गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 लीटर्स ऑफ O2। तो 0.2 लीटर्स को 0.2 लीटर्स एसिटाइलिन की कंबशन के लिए 0.5 लीटर O2 जो है हमें चाहिए। तो इतनी रिक्वायरमेंट है। तो अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बन रहा है, और उसको हमें मास में भी कन्वर्ट करना है। तो वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या पता लगा, इसकी बात तो खत्म हो गई, ये तो हो गया, तो इसको अब हम हटा ही देते हैं। और वाटर तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि एसिटाइलिन का जो नंबर ऑफ मोल्स है, या फिर हम वाटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटर है कि एसिटाइलिन से ही हम सॉल्व कर लें। तो 2 मोल एसिटाइलिन से 4 मोल हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 2 मोल से 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो अगर हम पहले वॉल्यूम्स में ही डील करते हैं, बाद में हम उसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मोल से 4 मोल हमें मिल रहा है, तो 2 मोल यानी कि 2 इंटू 22.4 लीटर C2H2 से हमें मिल रहा है 4 इंटू 22.4 लीटर CO2। इतना ही मिल रहा है। तो 1 लीटर एसिटाइलिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर C2H2। ये इससे हमें मिलेगा 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, ये कैंसिल, ये बचा 2 लीटर CO2। तो 1 लीटर एसिटाइलिन से हमें 2 लीटर CO2 मिलेगा। लेकिन
0.2 लीटर से फिर कितना मिलेगा, 1 लीटर की वैल्यू आ गई 0.2 के लिए मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 0.2 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 0.2 लीटर C2H2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.2 लीटर्स विच इज इक्वल टू 0.4 लीटर्स CO2, यानी कि 0.2 लीटर से 0.4 लीटर हमें CO2 मिल रहा है। अब कंडीशंस हमें एनटीपी की वापस लगानी है, क्योंकि हमें इसको ग्राम्स में या फिर इसका जो हमें मास पता करना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम मोल्स पता करेंगे, फिर उसको हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको। अब क्या आ गया इसका वैल्यू 0.4 लीटर CO2 हमें मिल गया। अब एनटीपी का कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि CO2 भी गैस है, तो 1 मोल CO2 का वैल्यू कितना होगा, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, यही होगा। 1 मोल CO2 22.4 लीटर के बराबर होता है एनटीपी पे। या फिर इसका अगर उल्टा कर दूं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 22.4 लीटर्स जो है वो 1 मोल ऑफ CO2 के बराबर है। लेकिन हमें कितने का मतलब कितने लीटर्स को मोल में कन्वर्ट करना है, 0.4, तो 0.4 लीटर्स बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मोल्स के, ये इतने मोल्स के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये इतने मोल्स के बराबर हो जाता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से पता लग गया कि 0.4 लीटर्स में जो है इतने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के प्रेजेंट है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स पता लग गया, हमें निकालना है मास में उसको, तो 1 मोल का मास हमें पता है, 1 मोल का मास पता है, मास ऑफ 1 मोल CO2 वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो 32 हो गया और कार्बन जो है 12 हो गया, विच इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 1 मोल का मास जो है 44 ग्राम आ गया। हमें इतने मोल्स का मास निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से वैल्यू आ जाएगा। तो मास ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स ऑफ CO2, इसका मास क्या होगा, 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम्स। इतना जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ग्राम्स CO2 हमें मिल रहा है जब हम कंबशन करते हैं 0.2 ग्राम एसिटाइलिन की। तो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिएक्शन मिक्सचर में एक रिएजेंट या एक रिएक्टेंट एक्सेस में चला जाता है, एक्सेस में पड़ जाता है। तो एक्सेस यानी ज्यादा चला जाता है, एज पर अगर हम मोल टू मोल देखें केमिकल इक्वेशन में, उस हिसाब से नहीं, एक रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा डल जाता है। तो उसमें जो रिएक्शन अब होना होगा वो तो मोल टू मोल के हिसाब से ही होगा, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो मोल टू मोल बेसिस पे ही होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं आपको, 2 मोल ए अगर 3 मोल बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ भी बना रहा है, मैं प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। 2 मोल ए 3 मोल बी बना रहा है, और अगर मान लेते हैं कि मैंने 2 मोल के जगह पे ए जो है वो 4 मोल डाल दिया, ए जो है मैंने 4 मोल डाल दिया, लेकिन रिएक्शन 3 मोल बी के साथ सिर्फ 2 मोल का ही होना है, ए के 2 मोल का ही रिएक्शन 3 मोल बी के साथ होगा। अब जो 4 मोल मैंने डाल दिया है उसके अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर मैंने 4 मोल ए जो है डाल दिया है, तो 2 मोल ए जो है वो वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो मोल टू मोल बेसिस पे होता है कि इतना मोल इतने ही मोल के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे लिमिट कौन सा रिएजेंट कर रहा है, कि कौन सा रिएजेंट जो है वो खत्म हो जा रहा है पूरे रिएक्शन के दौरान, वो हो रहा है बी जो रिएजेंट है या बी जो रिएक्टेंट है वो पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान वो खत्म हो जा रहा है, और बच कौन सा रहा है, ए। तो जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो रिएजेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो ही रिएजेंट ऐसा होता है जो कि रिएक्शन को एक तरीके से रोक देता है, आगे फर्दर वो रिएक्शन होता ही नहीं, क्योंकि वो बचता ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि वो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि द रिएजेंट विच इज completely consumed, which is completely consumed during the chemical reaction
reagent which is completely consumed during the chemical reaction is called limiting reagent, or reactant, limiting reactant. अब जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन जो एक्सेस में है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर का ही ले लेते हैं. H2 प्लस O2 H2O दे देगा. हमें पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 2 मोल वाटर दे देता है. अब हमें ये पता है कि 2 मोल 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा, 2 मोल हाइड्रोजन ही 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा. अब 2 मोल अगर मैंने ऑक्सीजन डाल दिया तो कंबाइन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल ही होना है. अगर मैंने यहाँ पर 2 मोल ऑक्सीजन डाल दिया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर डाल दिया, 2 मोल ऑक्सीजन डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, या फिर अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर मैंने 2 मोल O2 डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, तो उनमें से सिर्फ 1 मोल ही रिएक्ट करेगा H2 के साथ. 1 मोल वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा. तो यहाँ पर लिमिट क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है हाइड्रोजन ही तो लिमिट कर रहा है. लिमिट यानी कि रिएक्शन को एक तरीके से रोक रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बचा ही नहीं है. तो वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट. अमोनिया के केस में देख लेते हैं. अमोनिया में होता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ये अमोनिया के फॉर्मेशन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है. तो यहाँ से भी हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल N2 जो है वो 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है. अगर मैं N2 एक्सेस में ले लूँ या फिर H2 को एक्सेस में ले लूँ, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दूं, तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में लूंगा वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड. तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. 10 ग्राम ऑफ H2 react with 64 ग्राम ऑफ O2 to form H2O. What is the limiting reagent and calculate the maximum amount of water formed. तो 10 ग्राम H2 64 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है. तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है, और सबसे बेस्ट स्टेप ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल लें, वहीं से हमें पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. तो सबसे पहले हम वाटर का जो फॉर्मेशन है उसकी इक्वेशन ये लिख लेते हैं. वो है H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 2 मोल H2 का 1 मोल O2 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल वाटर दे रहा है. यही है. अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2, तो 10 ग्राम H2 में कितने मोल्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ से पता लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 10 ग्राम्स दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास. मोलर मास H2 का होता है 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5 मोल्स. 5 मोल हमें हाइड्रोजन का मिल गया. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का भी निकालना है, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 64 ग्राम्स. 64 ग्राम्स गिवन मास 64 ग्राम्स आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास. ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है? ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 32. यहाँ से वैल्यू आ गई 2 मोल्स. तो हाइड्रोजन का जो है वो 5 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है. अब हाइड्रोजन का 5 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है. इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? इक्वेशन से ये पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ O2 कंबाइन हो रहा है 2 मोल H2 से. 1 मोल जो है वो 2 मोल H2 से कंबाइन हो रहा है. अगर 1 मोल O2 2 मोल H2 से कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास कितना मोल है? 2 मोल. तो 2 मोल O2 कितने मोल H2 से कंबाइन होगा? 2 मोल्स ऑफ O2 जो है वो 2 इंटू 2 मोल H2 यानी कि 4 मोल्स H2 के साथ कंबाइन होगा. 4 मोल H2 के साथ कंबाइन होगा. अगर एक जो है वो 2 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है तो 2 4 मोल के साथ कंबाइन होगा. तो यहाँ पर 4 मोल की हमें जरूरत है. 2 मोल है हमारे पास, उसके लिए H2 कितनी जरूरत है? 4 मोल. लेकिन हमारे पास H2 है कितना मोल? 5 मोल. H2 है 5 मोल, हमें जरूरत सिर्फ 4 मोल की है. यानी कि ज्यादा कौन सा है? H2. 1 मोल से H2 जो है वो ज्यादा है. तो ज्यादा कौन सा है? H2. कम क्या पड़ रहा है यहाँ पर? O2 ही कम पड़ रहा है, क्योंकि O2 जो है वो
अगर 2 मोल है उसके लिए सिर्फ 4 मोल H2 की जरूरत है, तो 4 मोल H2 के साथ रिएक्ट होने के बाद वो 2 मोल खत्म हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद O2 जो है वो बचेगा ही नहीं, तो 1 मोल H2 जो है फिर भी हमारे पास उस टाइम पे बचेगा। तो कम क्या हो रहा है यहाँ पर O2, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा यहाँ पर O2 लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो हो गया प्रॉब्लम का हमारा सॉल्व। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमने पता लगा लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से O2 है। अगला है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब मैक्सिमम अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम अमाउंट भी लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाए उसके बाद तो आगे बनना ही नहीं है, चाहे अगला रिएजेंट जो दूसरा रिएजेंट है वो कितना भी ज्यादा उसके अंदर डला हो, आगे तो वो बनेगा ही नहीं। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर एक बार खत्म हो जाता है तो वो रिएक्शन जो है वही ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है वो पूरी की पूरी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स हैं H2 के, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा O2 है, तो कितने मोल्स है O2 के यहाँ पर हमारे पास 64 2 मोल्स आए थे, हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो 2 मोल्स आए थे, 2 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल O2 था, और 2 मोल O2 से अगर हम रिएक्शन को पहले हम देखते हैं, चलिए ठीक है, पहले हम इक्वेशन को ही देखते हैं कि 1 मोल O2 से 2 मोल वाटर बन रहा है। अब हमने O2 इसलिए लिया क्योंकि O2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 1 मोल O2 से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से 2 बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा, 4 मोल वाटर बनेगा, सीधी सी बात है। तो 4 मोल अगर वाटर हमें बनेगा, 1 मोल वाटर का जो अमाउंट होता है, जो वेट होता है 1 मोल वाटर का, वो होता है 18 ग्राम। तो 1 मोल वाटर, 1 मोल H2O की जो ग्राम्स में वैल्यू होती है वो 18 होती है, 4 मोल्स की कितनी होगी, 4 मोल्स H2O की कितनी होगी, 18 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 72 ग्राम्स। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि जो लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो मैक्सिमम अमाउंट ज्यादा से ज्यादा 72 ग्राम 72 ग्राम्स वाटर जो है हमें मिलेगा, क्योंकि उसके बाद O2 जो है वो खत्म हो चुका होगा। मेरिकल है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 if 70 grams of N2 reacts with 12 grams of H2, also determine the amount of reagent left if any। तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि दोनों ही रिएजेंट की क्वांटिटी हमें दी हुई है, हमें ये नहीं पता कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि वो भी डिपेंड कर रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट के क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले N2 और H2 ये मिल के अमोनिया बना देते हैं, तो इसके लिए हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो वो आएगा N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो ये 2 मोल और ये 3 मोल, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ कंबाइन होकर 2 मोल NH3 हमें दे देगा। अब क्योंकि ये मोल्स की बात हो रही है और यहाँ पर हमें ग्राम्स में दिया हुआ है सारा डेटा, तो अगर डेटा जब भी ग्राम्स में दिया हुआ है तो हम उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 70 ग्राम्स H2 N2 जो है, नंबर ऑफ मोल्स हम पहले N2 का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 70 डिवाइडेड बाय 28 विच इज इक्वल टू 2.5 मोल्स। 70 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कर दिया तो 2.5 मोल्स आ गया वहां से। अगला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये है 12 ग्राम डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 मोल्स, 6 मोल्स आ गया। N2 2.5 मोल आया है और जो H2 है वो 6 मोल आ गया। अब हम इक्वेशन की तरफ देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल 3 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 1 मोल N2 इज इक्वल टू 3 मोल्स H2, यही है। अगर 1 मोल N2 3 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है तो 2.5 मोल कितने मोल H2 के साथ कंबाइन होगा, तो 2.5 मोल्स N2 is equals to 3 into 2.5 moles which is equals to 7.5 moles H2। तो 2.5 मोल्स N2 जो है वो 7.5 मोल H2 के साथ कंबाइन होगा। इसका मतलब है कि 7.5 मोल हमें H2 चाहिए 2.5 मोल्स ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करने के लिए, लेकिन हमारे पास H2 जो है वो सिर्फ 6 मोल है। H2 जो है वो सिर्फ 6 मोल है, यानी कि H2 की क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू N2। तो वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, H2 हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि हमें चाहिए 7.5 मोल और हमारे पास है सिर्फ
6 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, ये तो हमें यहाँ से पता लग गया। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ NH3 फाउंड। NH3 की कितनी मतलब कितना अमाउंट NH3 बना है वो कैलकुलेट करना है। तो NH3 जो बनेगा आगे, उसका क्वांटिटी डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि 3 मोल H2 हमें 2 मोल N2 दे रहा है, 3 मोल H2 2 मोल NH3 दे रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 3 मोल्स H2 इज इक्वल टू 2 मोल्स NH3, 3 मोल्स H2 इज इक्वल टू 2 मोल्स NH3। लेकिन हमारे पास H2 कितना मोल्स है, 12 ग्राम से हमने देखा था कि वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, 6 मोल ही बन रहा था। तो 6 मोल्स H2 कितना मोल्स होगा NH3 के, तो 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मोल्स विच इज इक्वल्स टू 4 मोल्स ऑफ NH3। तो 4 मोल NH3 बन जाएगा, 6 मोल H2 से 4 मोल्स हमें NH3 जो है वो मिल जाएगा। लेकिन हमें उसकी जो क्वांटिटी है, वो जो अमाउंट है वो हमें निकालना है ग्राम्स में। तो ग्राम्स में निकालने के लिए अगर 1 मोल NH3 का जो मास है वो कितना होता है, 1 मोल अमोनिया का मास इसका होता है 14, इसका 3 17 हो गया, 17 ग्राम्स हो गया। तो 4 मोल्स NH3 की ग्राम्स में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 17 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17 विच इज इक्वल्स टू 68 ग्राम्स। 68 ग्राम्स के ये इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू 17 ठीक 68 ग्राम्स के ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अमोनिया जो है वो पता लग गया कि इतना ग्राम्स बनेगा। अब अगली चीज हमें देखनी है कि अगर कोई रिएजेंट बच जाता है तो उसकी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बचती है। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट इफ एनी। तो जो कम है लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो बचेगा ही नहीं, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो बचेगा ही नहीं, और जो दूसरा एक्सेस में है वही बचेगा। तो हमने पहले क्या देखा था कि 7.5 मोल चाहिए हमें अमोनिया का, 7.5 मोल हमें H2 का चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 6 मोल्स। 7.5 मोल हमें चाहिए H2 का और हमारे पास है सिर्फ 6 मोल। तो 2.5 जो है N2, हमें ये पता है 2.5 मोल्स N2 वो रिएक्ट करेगा 7.5 मोल्स H2 के साथ। यही होगा जैसे हमने पहले मोल कैलकुलेशन से यहाँ से हमने देखा था कि 1 मोल 3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2.5 जो है वो 7.5 मोल्स H2 के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास H2 है कितना, सिर्फ 6। H2 जो है वो सिर्फ 6 है। तो इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 7.5 मोल्स H2 जो है वो रिएक्ट करेगा 2.5 मोल्स N2 के साथ। यही होगा, मैंने पहले स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। लेकिन हमारे पास H2 जो है वो सिर्फ 6 मोल्स ही है, H2 जो है वो सिर्फ 6 मोल्स है। तो 6 मोल्स ऑफ H2 वो रिएक्ट करेगा 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 6 मोल्स ऑफ, यहाँ पर NH2 लिख दिया, यहाँ पर N2 आएगा ऑफ N2। तो इतने मोल्स ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये गया 1, ये गया 3 और ये गया 2, यानी कि 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ N2। 2 मोल्स ऑफ N2 जो है इतना ही रिएक्ट करेगा। 6 मोल H2 जो है सिर्फ 2 मोल N2 के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास कितना मोल है, अगर 70 ग्राम्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया था तो वो आ रहा था 2.5 मोल, 2.5 मोल, 2.5 मोल्स माइनस 2 मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल्स N2, यानी कि 0.5 मोल्स N2 जो है वो बच गया। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट इफ एनी। अगर कोई रिएजेंट बच जाता है तो उसका अमाउंट भी हमें बताना है। तो 0.5 मोल्स N2 जो है वो बच गया। अब 0.5 मोल्स को अगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, क्वांटिटी में नहीं ग्राम्स में अगर कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, N2 का वेट कितना होता है 14 + 14 इज इक्वल टू 28। तो 1 मोल बराबर 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम। 1 मोल N2 जो है वो 28 ग्राम के इक्वल होता है। तो 0.5 मोल किसके बराबर होगा, 0.5 मोल N2 वो होगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 0.5
विच इज इक्वल्स टू 14 ग्राम्स। तो 14 ग्राम N2 जो है वो रिएक्शन के बाद भी बच जाता है।